नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जनरल स्टडीज में 3 विषयों को एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी। तो इन तीनों का जो चैप्टर नंबर 1 होता है, जिसमें हम लोग अर्थ के इवोल्यूशन, साथ में लाइफ के इवोल्यूशन, दोनों को हम लोग एक करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर अर्थ का इवोल्यूशन हम लोग एक लेकर चल रहे हैं, दूसरा हम लोग लेकर चल रहे हैं लाइफ का इवोल्यूशन। अब दोनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे ताकि समझ में आए कि किस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी अलग अलग टाइम फेज में निर्मित हुई है और कैसे कैसे यह डेवलप की है। साथ में इतिहास को भी हम लोग जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 विषयों का, पहला बात कर रहे हैं ज्योग्राफी, दूसरा बात कर रहे हैं हम लोग बायोलॉजी और तीसरा हिस्ट्री। तो ये 3 चीजों को मिलाकर हम लोगों ने इस पूरे के पूरे सेक्शन को तैयार किया है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है कि आप लोग इन तीनों को मिलाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो यहाँ पर आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है जियोलॉजिकल टाइम। मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग भी लगेगा और साथ में आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली किस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है और ह्यूमन डेवलपमेंट से पहले हमारे अर्थ ने अपने आप को डेवलप किया है। जियोलॉजिकल टाइम बिगन्स एट द स्टार्ट ऑफ द आर्कियन ईयन। यहां पर याद रखिएगा, करीब करीब अगर पृथ्वी का भूगर्भिक समय अगर हम लोग निकालेंगे तो करीब करीब 4 बिलियन से लेके 2.5 बिलियन ईयर्स पहले इस पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर बात करते हैं, आज भी यह अपना काम कर रही है। तो यहाँ पर करीब करीब हम लोग पृथ्वी का इतिहास देखते हैं तो यह करीब करीब 4 बिलियन से लेकर 2.5 बिलियन साल के पहले यह शुरुआत हुई होगी निश्चित तौर पर। अब मॉडर्न अगर टाइम में अगर हम लोग देखेंगे तो अक्सर इस चीज के बारे में चर्चा होती है कि यह करीब करीब हमारा जो पूरा का पूरा सेगमेंट है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये हमारे लिए एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे के पूरे हम पृथ्वी के इतिहास को समझे तो पृथ्वी के प्रारंभिक गठन का अगर हम लोग बात करेंगे तो करीब करीब 4 बिलियन वर्ष पहले से हम लोगों को लेकर समझना पड़ता है। अब यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 2 टर्म को आपको समझना है कि कौन कौन से टर्म इंपॉर्टेंट है जो इस पूरे के पूरे स्टडी में हमारे काफी ज्यादा साथ देंगे। तो सबसे पहले स्ट्रैटिग्राफी की बातें करते हैं। स्ट्रैटिग्राफी भूविज्ञान की वह शाखा है जो रॉक लेयर्स और लेयरिंग का अध्ययन से संबंध रखती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हम लोग सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वो है स्ट्रैटिग्राफी। अब स्ट्रैटिग्राफी है क्या, इस चीज को समझना है आप लोगों को। तो स्ट्रैटिग्राफी के बारे में जब भी चर्चा हो रही है तो याद रखिएगा रॉक लेयर्स के बारे में ये चर्चा कर रहा है, साथ में यह चर्चा कर रहा है लेयरिंग के बारे में कि अलग अलग पृथ्वी के ऊपर जो स्तर बने हुए हैं वो किस प्रकार से बने हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा सॉइल का जो 1 इंच बना हुआ होता है उसको बनने में कम से कम 400 से 500 साल लगते हैं। तो 400 से 500 साल इस पूरे के पूरे सेगमेंट में आपको लगते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 1 इंच पृथ्वी का निर्माण होने में काफी लंबा समय लगा है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर याद रखिएगा भू आकृति विज्ञान अगर बात करेंगे तो इसमें क्या हम लोग अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की चट्टानों और रॉक जो है हमारी उसकी आयु तथा इतिहास का निर्धारण करने का यह पूरा का पूरा हमारा विषय है। तो जियोक्रोनोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज जियोक्रोनोलॉजी। तो जियोक्रोनोलॉजी याद रखिएगा, इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं हम एज ऑफ अर्थ, साथ में हिस्ट्री ऑफ रॉक्स, साथ में और हमारा रॉक असेंबल कैसे हुआ, कैसे इस रॉक का निर्माण हुआ, चट्टाने कैसे बनी, इन सारे चीजों के ऊपर। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने देखे लगातार। पहला हमारा स्ट्रैटिग्राफी देखा हम लोगों ने, जिसमें स्ट्रैटिग्राफी बतला रहा है कि इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा रॉक लेयर्स का, साथ में लेयरिंग का। वहीं पर दूसरा हमारा जियोक्रोनोलॉजी अगर हमें देखना है तो जियोक्रोनोलॉजी में हम लोग पृथ्वी के चट्टानों को अध्ययन कर रहे हैं, साथ में हम लोग उनकी आयु का निर्धारण करने का भी प्रयास करते हैं। अब आते हैं पूरा का पूरा जो एक फेज है कि कैसे हम लोग इसको पूरा का पूरा
बांट के रखा हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहले आपको तीन चीजें समझनी है। सबसे पहला आपको इयॉन समझना है, महाकल्प समझना है और कल्प समझना है। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर तीन हिस्सों में बांटा है। तो ये सबसे पहले डिफरेंट अलग अलग इयॉन हमारे हैं, जिसे हम लोग महाकल्पों में बांटते हैं, और ये महाकल्प फिर कल्प में बटेंगे। तो ये इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सेगमेंट जाता है। तो सबसे पहले आर्कियन इयॉन है आपका, सबसे पुराना, जो सबसे पुराना काल है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आर्कियन इयॉन कहते हैं। अब यहां पर याद रखिएगा, इसके बारे में जब भी हम लोग पूरा का पूरा स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा एक बार पूरा का पूरा हम लोग इस पूरे पिक्चर को ही एक बार देख लेते हैं तो समझ में आएगा कि ये किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आर्चियन इयॉन के बारे में हमारी पूरी की पूरी स्टडी हो रही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो और भी अलग अलग इयॉन में ये हमारा डिवाइड किया हुआ है, जहां पर प्रोटोजोइक इयॉन भी आएगा हमारा। अगेन यहाँ पर प्रोटोजोइक इयॉन हमारा मेसोप्रोटोजोइक इयॉन और पेलियोप्रोटोजोइक इयॉन में हमारा डिवाइड करेगा। तो इस प्रकार से हमारा सारा का सारा है। अब आगे हम लोग चलेंगे तो प्रोटोजोइक इयॉन आएगा। प्रोटोजोइक इयॉन हमारा न्यू प्रोटोजोइक इयॉन और मेसो प्रोटोजोइक इयॉन में हमारा डिवाइड होता है। टाइम पीरियड आप बगल में देख रहे हैं कि किस प्रकार से टाइम पीरियड हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट हमारा, तो इसके बाद भी हमारा डिवीजन नजर आएगा, जिसको हम लोग मेसोजोइक या पेलियोजोइक के रूप में हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट ये पूरा का पूरा हमारा हो रहा है। और आगे जाएंगे तो हमारा फिर से यहाँ पर सेनोजोइक और मेसोजोइक में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें अभी आपको मैं फिर से समझाऊंगा, अभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से क्लास में बने रहें, सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो यहाँ पर मैं इन सारे चीजों के ऊपर आऊंगा, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग एक प्रकार से कर लीजिए कि उन जो हम लोगों ने एक सीक्वेंस वाइज देखा है, उस सीक्वेंस वाइज को तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अगर बात करेंगे, पहला अगर हमारा अगर बात करते हैं वर्टिब्रेट एनिमल। वर्टिब्रेट आप लोग समझ रहे हैं, जिसका वर्टिब्रा होता है, जिसका रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसे वर्टिब्रेट एनिमल कहते हैं। तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि द फर्स्ट वर्टिब्रेट एनिमल वाज एस्टिमेटेड टू बी 400 मिलियन ईयर एगो। यह करीब करीब 400 मिलियन साल पहले सबसे पहले जन्मा था। इसे हम लोग ओर्डोविसियन कल्प कहते हैं। ये टाइम हमारा क्या था, ओर्डोविसियन कल्प। ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, बस आप लोग को घबराना यहाँ पर नहीं है। इमरान खान का फेमस डायलॉग है, आपको क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। और बेचारा पूरे के पूरे देश का ये हालत कर दिया है कि आजकल पूरा का पूरा पाकिस्तान घबराया घबराया घूम रहा है। तो वैसे ही आप भी याद रखिएगा, आपको क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि टॉपिक काफी डिफिकल्ट है तो बस याद रखिएगा, इमरान खान को नहीं याद कर लेना है, ध्यान से रखेंगे। बहुत टॉपिक आपका इजी है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन सिर्फ इसके नाम से आपको डर लगेगा। जैसे आपको पता है पाकिस्तान नाम की कोई चीज ढंग की है नहीं, बस पाकिस्तान का नाम सुन के भारत के बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे पता नहीं एक देश है। अरे 47 से पहले नहीं था, अब कब किस दिन नहीं रहेगा इसकी भी क्या गारंटी है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा आजकल चर्चा होती है हॉलीवुड की, जितनी भी फिल्में हैं उसमें किसके, डायनासोर की। खूब आजकल डायनासोर का क्रेज चल रहा है, लगातार आपका 15-20 साल से खूब इसके ऊपर मूवीज बन रही हैं। अब यहाँ पर याद रखो, जो डायनासोर था वह करीब करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ था और प्राय 1 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा। तो यहाँ पर इस चीज को समझिए कि पहला जो हमारा वर्टिब्रेट था वह करीब करीब 40 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ था ऑर्डिविसियन कल्प में। दूसरा दैत्याकार, अब यहाँ पर 40 करोड़ से हम लोग जस्ट हाफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर दैत्याकार डायनासोर जो है वो 20 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुआ था। लेकिन 20 करोड़ से लेके 1 करोड़ वर्ष तक यह पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा। 7 करोड़ वर्ष पूर्व अगर बात करेंगे तो स्तनपायी यानी कि मैमल्स यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। और
जब डायनासोर लुप्त हो जाते हैं उसके बाद बात करेंगे। मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो आप समझिए किस प्रकार से ये पूरा का पूरा सेगमेंट चल रहा है। एकदम से दिमाग को लाइट रखो और समझो। अगर हम पूरे पृथ्वी को देख रहे हैं तो यहाँ पर सिंगल सेलुलर जीव से उत्पत्ति शुरू हुई होगी। एक सेल वाले सबसे पहले एनिमल्स आए होंगे। तो एक सेल वाला का भी हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। पहला हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्टिब्रेट, जिसकी रीढ़ की हड्डी होती थी। उसे माना जाता है 40 करोड़ वर्ष पूर्व यह आया होगा ऑर्डोविशियन कल्प में। लेकिन उसका जस्ट आधा 20 करोड़ वर्ष पूर्व कौन आया? डायनासोर आया। अब ये 20 करोड़ से लेके 1 करोड़ वर्ष तक रहा। लेकिन इसी बीच में 7 करोड़ साल पूर्व जो मैमल्स हैं, हमारे स्तनधारी जीव जंतु, इनका उत्पत्ति होता है। यहां पर याद रखिएगा इसके बाद, किसके बाद? डायनासोर के नष्ट होने के बाद, यानी कि 1 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर नष्ट हुआ था। उसके भी अगर बात करें तो 90 लाख साल के बाद 10 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य आज से 10 लाख वर्ष पूर्व आया था। अब भारत में सबसे प्राचीन मनुष्य का एग्जाम्पल या उसके पुरातात्विक सबूत कहां से मिले हैं? ये क्वेश्चन आपके पास ऑटोमेटिकली दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कौन से भारत में प्राचीन मनुष्य का कोई प्रमाण मिला है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का बोरी नामक जगह है। इसे नोट डाउन कर लेंगे, अभी ये स्लाइड में नहीं है, काफी बाद में आएगा। महाराष्ट्र का बोरी नामक जगह है जहां से 2 लाख वर्ष पूर्व के मनुष्य के प्रमाण मिले हैं। एग्जैक्ट होमोसिपियंस नहीं था, लेकिन होमोसिपियंस से मिलती जुलती प्रजाति के प्रमाण मिले हैं आज से 2 लाख वर्ष पूर्व के। तो यहां पर याद रखिएगा 2 लाख ईयर्स बिफोर का ये प्रमाण मिल रहा है। किस जगह से मिल रहा है? महाराष्ट्र के बोरी नामक जगह से मिल रहा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी इसकी इंफॉर्मेशन देता है, बाकी किताबों में ये तथ्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बताना पड़ता है स्रोत क्या है। मैंने जो ये मटेरियल आपको दिया है उसका स्रोत क्या है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए अब आते हैं कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन याद रखिएगा इंग्लैंड का वेल्स का एक प्रदेश है और वहां पर कैम्ब्रिया डिस्ट्रिक्ट है। इसी के नाम पर कैम्ब्रियन काल का नाम दिया गया है। कारण यह है कि यहाँ से जो शिलाखंड यानी कि पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं उसी के आधार पर इस एक काल का नाम हम लोग देखते हैं कैम्ब्रियन काल। ठीक है, तो कैम्ब्रियन इरा यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं। जहां अगर बात करते हैं ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन कल्प का नामांकन इंग्लैंड और वेल्स के इसी मतलब इसी स्थान के नाम पर होता है। तो ये भी इंग्लैंड और वेल्स की ही जगह है, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर से जो प्रमाण पाए गए थे, जिस प्रकार के यहाँ पर से चीजें पाई गई, उसी के आधार पर उस कल्प या उस टाइम पीरियड का नाम हम लोगों ने दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नाम आ रहा है कैम्ब्रियन, आप देख रहे हैं ऑर्डोविशियन आ रहा है, सिल्यूरियन आ रहा है। तो ये सबके सब इंग्लैंड के अलग अलग जगहों के नाम पर है। अब यहां पर याद रखिएगा इसी में से आपका जो लास्ट वाला सिल्यूरियन है वह आपका ट्राइब के नाम पर है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। महाद्वीप और महासागरों का निर्माण, मैं ये क्यों बतला रहा था इस चीज को समझिए। महाद्वीप जितने भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट है और महासागर, इनका जो निर्माण हुआ है हमारा, यह किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, यानी कि कैम्ब्रियन काल से पहले हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर महासागरों तथा महाद्वीपों का निर्माण यह हमारा प्री कैम्ब्रियन एज में हो जाता है। वहीं पर बात करते हैं एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं हम लोग कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है पृथ्वी संपूर्ण स्थलखंड एक वृहद भूखंड के रूप में एकत्रित था। यानी कि
अगर हम लोग बात करेंगे इसको जरा फोटोग्राफ्स के रूप में मैं आपको समझाता चलूं कि ये किस प्रकार से था। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझिए कि पूरी की पूरी हमारे पृथ्वी अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो पूरी की पूरी पृथ्वी मान लो, तो इस पूरी की पूरी पृथ्वी में जो हमारा भूखंड वाला इलाका है वो इस प्रकार से था। भूखंड का इलाका किस रूप में था? इस रूप में था, एक बॉडी के रूप में था। अब यहाँ पर बात करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? प्री कैम्ब्रियन इरा की। तो प्री कैम्ब्रियन इरा में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारा पृथ्वी को क्या नाम दे रहे हैं? पैंजिया। पृथ्वी को क्या नाम दे रहे हैं? पैंजिया। तो पैंजिया के चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग था जिसे पैंथालासा कहते थे। तो जो पृथ्वी का निर्माण हुआ हमारा पूरा का पूरा, इस ये बीच का इलाका क्या था हमारा? पैंजिया, और इसके चारों ओर का इलाका पैंथालासा था। तो ये हमारा इस प्रकार का शुरुआती दौर में ऐसा था। इस शुरुआती दौर में अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी पर इस प्रकार की रचना पाई जा रही थी। समझ में आ गया? तो मेन जो लैंड था उसे क्या कहते थे हम लोग? पैंजिया। अब धीरे धीरे समझना है, इसमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का विभाजन शुरू हो जाता है। पैंजिया इज गोइंग टू स्टार्ट इनटू डिफरेंट पार्ट्स इन कार्बोनिफेरस एज। अब यहां पर याद रखिएगा, इसमें आपका अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो रहा है वो क्यों डेवलपमेंट हो रहा है? बॉयंसी फोर्स की वजह से। बॉयंसी फोर्स, उत्प्लावक बल आप लोगों ने देखा होगा। उत्प्लावक बल समझते हैं आप लोग? कोई भी चीज आप पानी में डाल देते हैं तो पानी के नीचे से जो प्रेशर लगता है वो है उत्प्लावक या बॉयंसी, और दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन दोनों की वजह से पैंजिया दो भागों में बट जाता है। इसके उत्तरी भाग को लॉरेसिया और दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। अब यहां पर से आप लोग को थोड़ा पता चलने लगा होगा, सुने हुए नाम आप लोगों के सामने आने लगे होंगे। तो आपको ये जो सुना हुआ चीज होता है या पढ़ा हुआ चीज होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है, और जो चीज सुना हुआ पहले नहीं है उसमें मजा नहीं आता है। तो यहाँ पर अब दो पार्ट में बट गया ये हमारा पैंजिया, एक लॉरेंसिया और दूसरा गोंडवाना लैंड में। तो ये दो पार्ट में हमारा डिवाइड हो रहा है, याद रखिएगा इस प्रकार से। अब इन दो भागों के मध्य पाए जाने वाली जलीय भाग को टेथिस सागर के नाम से जानते थे। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये जो पूरा का पूरा हमारा पृथ्वी है, याद रखिएगा, ऊपर का हिस्सा हमारा हो गया लॉरेंसिया, नीचे का हिस्सा हो गया गोंडवाना लैंड, और बीच का हिस्सा हो गया, इसको कहते हैं टेथिस महासागर। इस प्रकार का एग्जैक्ट नहीं था, याद रखिएगा। अब टेथिस महासागर को समझना है तो आप आज के टाइम में भी समझ सकते हैं इसको। अगर आप बहुत अच्छा, मुझसे फोटोग्राफ कभी नहीं बनता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो हिमालय है, ये जो हिमालय का इलाका आप देख रहे हैं, ये हिमालय का इलाका आपका यही टेथिस सागर था। ये जो हिमालय का हिस्सा है ये क्या था हमारा? टेथिस सागर था। तो यहाँ पर हिमालय नहीं था, यहाँ पर हिमालय की जगह पर क्या था? टेथिस सागर। और ये टेथिस सागर में भारत की ओर से जाने वाली नदियां अपना गाद गिराती थी, यानी कि मिट्टी कंकड़ पत्थर गिराती थी। इधर ऊपर से उत्तर से आने वाली नदियों ने अपना कंकड़ पत्थर सबका सब गिराया। नतीजा यहाँ पर क्या होने लगा? सेडिमेंटेशन होने लगा। एक मतलब कंकड़ का ऐसे बह गया, बच गिर गया आपका, इसके ऊपर आई मिट्टी आपका जम गई, फिर अगले साल फिर बाढ़ आई, फिर इसके ऊपर कंकड़ आके जम गया, फिर इसके बाद मिट्टी आई, फिर ये जम गई, है ना। फिर इसके बाद तो ये इस प्रकार से हमारा जमते गया। अब ये जो जम रहा था हमारा सिल्ट, तो यहाँ पर अब क्या हुआ? ये गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर प्रेशर डाल रहा है, और ऊपर से लॉरेंसिया ये ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर डाल रहे हैं। तो दोनों साइड से जब प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? ये इलाका ऐसा उठ जाएगा, होगा ना। ये हमारा इस प्रकार से भूभाग उठ जाएगा। तो यही कारण है कि हिमालय का निर्माण हुआ इन दोनों प्लेटों के ऊपर
और नीचे जाने की वजह से गोंडवाना लैंड वाला ऊपर जा रहा था, ऊपर से लॉरेंसिया वाला नीचे आ रहा था। नतीजा दोनों तरफ से जब प्रेशर क्रिएट हुआ तो इस प्रेशर ने क्या क्रिएट कर दिया, हिमालय को क्रिएट कर दिया। तो ये टेथिस सागर हुआ करता था। अब कैसे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हिमालय में टेथिस सागर था, ये कैसे वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया? आपके दिमाग में भी सवाल उठता होगा, अरे ये पता नहीं कहाँ कहाँ से कहानी ये लोग बना लेता है, कहाँ से आ गया भाई बीच में टेथिस सागर, हिमालय भी है, इससे पहले टेथिस सागर कैसे आ गया होगा? तो यहाँ पर समझिए, इस हिमालय में बड़ी मात्रा में जीवाश्म पाए गए हैं। किसके जीवाश्म पाए गए हैं? जलीय जीवों के। अब जलीय जीवों के जीवाश्म यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि गुजरात के तट से बगुला लेके मछली चलता होगा और जाके हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर खाता होगा, ऐसा तो होता नहीं होगा। या इधर आसाम साइड से मछली लेके जाता होगा और ऊपर कंचनजंगा के ऊपर बैठ के खाता होगा, ऐसा तो होता नहीं होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पर याद रखिएगा ये इस प्रकार से था, दो भागों में बट गया, एक था हमारा लॉरेंसिया, दूसरा गोंडवाना लैंड। अब इन दोनों के बीच का सागर को क्या कहते थे? टेथिस महासागर। अब जुरासिक एज में गोंडवाना लैंड भी प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका भागों में विभाजित हो जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा जुरासिक, सबने जुरासिक पार्क मूवी देखी हुई है ना? तो जुरासिक युग में गोंडवाना लैंड क्या हो गया हमारा? प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि साउथ इंडिया प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर अफ्रीका के बगल में देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन भागों में विभाजित हो जाता है। जबकि सिल्यूरियन युग में ऋण वाले जीवों के युग के नाम से भी जाना गया है। याद रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लेना है। सिल्यूरियन युग, बाद में जब फिर से पहले स्लाइड के ऊपर आएंगे, जो 2-3 स्लाइड मैंने आपको ऐसे ही पार कर दिया था, उसके ऊपर आएंगे तो फिर ये सारी चीजें आपको याद आने लगेंगी। अरे हमने ये भी पढ़ा था इस बारे में। आधुनिक मानव या होमोसिपियंस की उत्पत्ति क्वाटरनरी युग में हुई है। बहुत ध्यान से लिखिएगा, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति कहां हुई है हमारी? क्वाटरनरी युग में हुई है। तो क्वाटरनरी युग में हमारा आधुनिक होमोसिपियंस उद्भूत होता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जुरासिक एज इज आल्सो नोन एज एज ऑफ डायनासोर। जुरासिक एज के बारे में पहला आपने क्वेश्चन देखा, यहाँ पर गोंडवाना लैंड कई भागों में डिवाइड हो गया, तो गोंडवाना लैंड डिवाइड हो गया, तो जुरासिक को हम लोग किस रूप में जानते हैं? एज ऑफ डायनासोर के रूप में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, डायनासोर इस काल में पृथ्वी पर विचरण करते थे, लेकिन क्रेटेसस युग आते आते ये डायनासोर क्या हो गए? विलुप्त हो गए। 20 करोड़ पूर्व से लेके 1 करोड़ पूर्व तक अगर बात करेंगे तो 1 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर हमारे पृथ्वी से विलुप्त हो गए। अब जब ये विलुप्त हो गए तब यहाँ से सिल्यूरियन युग की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर से सिल्यूरियन युग शुरू होता है। अब यहाँ पर डायनासोर क्यों विलुप्त हो गए, इसके बारे में कई अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कुछ मानते हैं कि एस्ट्रॉइड आकर टकराया होगा या कॉमेट्स कोई आकर टकरा गया होगा गलती से पृथ्वी पर, नतीजा सारे के सारे हमारे डायनासोर मारे गए होंगे। दूसरा हो सकता है कि कोई बड़ा सूखा पड़ा होगा, नतीजा सब आपस में लड़के मारे गए होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतना पुराना इतिहास नहीं निकाला जा सकता क्या हुआ होगा। तो कोई क्लाइमेट चेंज की कंडीशन रही होगी, या फिर पृथ्वी आइस एज में चला गया होगा, ये भी पॉसिबल है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बर्फ जम गया होगा, नतीजा सारे के सारे डायनासोर भी खत्म हो गए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तीसरा, कोई महामारी या कोई बीमारी आ गई होगी, जैसे कोरोना भी आ गया। हर 100 साल में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई महामारी आती रहती है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं आज? हम दो हमारे नौ के सिद्धांत पर चल रहे हैं। अब जब हम दो और हमारे नौ का सिद्धांत चलेगा तो निश्चित तौर पर आप कंट्रोल कर नहीं रहे हो नेचर को, तो नेचर को कंट्रोल करने आना पड़ता है। नतीजा क्या होता है? महामारी। अब सोचो कितना महामारी में पूरा का पूरा हम लोग देख रहे हैं, कोरोना में कितने पॉपुलेशन कम हुए, और अभी भी लोग ऑल ऑफ सडन देखोगे कोई भी निकल ले रहा है। तो ये स्थिति हमारे खुद के मिसमैनेजमेंट से क्रिएट हुई है। और देखो लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ, पूरी की पूरी जो हमारी क्लाइमेट थी वो रीस्टोर हो गई। सरकार को चाहिए 52 संडे में काम करवाए और
ये जो 52 संडे में काम करवाता है उसको कम से कम 36 दिन हम लोगों को कंप्लीटली लॉकडाउन का आनंद लेने के लिए दिया जाए, कि घर में लोग रहें, खाना पीना लेके सबके सब बैठ जाए। सबको 2 महीना 3 महीना नहीं, 6 महीना पहले, साल भर पहले से पता हो कि ये 1.5 महीना गर्मी का जो होगा इसमें हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, सब कोई घर में बैठा रहेगा। तो जिसको जहां जाके गर्मी की छुट्टी मनानी होगी वहां चला जाएगा। मान लो किसी को गांव जाना है, वो वहीं जाके बैठ जाए नेट की सुविधा लेकर। क्लासेस तो ऑनलाइन चलती ही है, क्या दिक्कत है? क्लासेस चल रहा है, ऑफिस के वर्क चल रहे हैं, सबको ऑनलाइन काम करना है। तो इस प्रकार की कम से कम नेचर को रिस्टोर होने का मौका मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं स्थलीय जीवन पर, इसकी शुरुआत हुई। और यहाँ पर याद रखिएगा, सिल्यूरियन युग में यह हो गया था हमारा स्थल पर जीवन की शुरुआत। अब यहाँ पर पृथ्वी का वेट के बारे में भी एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो ये करीब करीब आपका काफी लंबा चौड़ा आपको डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस रूप में आपको देखना है, लेकिन इसके पीछे के कुछ और चीजें भी मैं बताऊंगा, फिर आपको समझना है कि ये है क्या। तो